हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 20 और अध्याय का नाम है गमन एवं संचरण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन पर लिंक है, वहां पर जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग जानने वाले हैं संकुचनशील प्रोटीन की संरचना और फिर जानेंगे इसकी क्रिया विधि क्या होती है। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप तभी देखें जब इस चैप्टर के पहले एवं दूसरे वीडियो को आपने देख लिया हो। और उन दोनों वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मैंने लेसन 20 तक के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो उन सभी का भी लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक एक्टिन, यानी एक्टिन किसको कहते हैं? तो पतले तंतु को एक्टिन कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो प्रत्येक एक्टिन यानी पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित 2 एफ यानी तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। तो देखिए, पतला एक्टिन किसका बना होता है? या फिर प्रत्येक एक्टिन वास्तव में जो ये पतला ही होता है। तो प्रत्येक एक्टिन किसके बने होते हैं? तो 2 एक्टिनों के बने होते हैं जो सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन जी एक्टिनों की इकाइयों का बहुलक है। यानी देखिए, ये जो एक्टिन होता है ना, वह दो एफ एक्टिन का बना होता है। और प्रत्येक जो एफ एक्टिन होता है वह जी उप इकाइयों के जो जी इकाइयों का बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है सभी जी इकाइयां, ये गोलाकार होती हैं जी इकाइयां ऐसे। ठीक है, तो ये कहलाएगा एक एफ। जब एक है ये जी कहलाएगा, ये भी जी, ये भी जी। जब बहुत सारे ऐसी इकाइयां मिल जाएंगी तब इसको हम लोग कहेंगे एफ। ठीक है, तो प्रत्येक एक्टिन किसके बने होते हैं? 2 एफ के बने होते हैं। एक और एफ ऐसे ही संरचना होगी। ठीक है, और दोनों में क्या होगा? ये सर्पिल रूप से बंधे होंगे। सर्पिल रूप से मतलब ऐसे, इस तरह से। इसको मैं फिगर में आपको आगे दिखाता हूं, तब आप उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के 2 तंतु एफ एक्टिन की निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंधन स्थल वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है। अब इसको फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप एक एक्टिन का फिगर देख रहे हैं, यानी जो पतले तंतु है उनके। ठीक है, तो देखिए, ये वाला जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इन सभी को जी कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिल करके क्या बनाए हैं? एफ एक्टिन बनाते हैं। मतलब ये एफ एक्टिन, एक ये एफ एक्टिन है और दूसरा एफ एक्टिन ये वाला है। ये एक एफ एक्टिन है। और एफ एक्टिन कैसे बना होता है? तो ये जी वाले गोलाकार संरचनाओं से बना होता है। इसके अलावा इसमें ट्रोपोमायोसिन के 2 तंतु होते हैं। ये वाले जो आप गहरे कलर के देख रहे हैं, ये रस्सी जैसी संरचना दिख रही है, ये वाले। ठीक है, ये क्या है? ये है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के अलावा इसमें और रहता है ट्रोपोनिन होता है। ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये ट्रोपोनिन होता है। ये ट्रोपोनिन, ये भी प्रोटीन ही होता है। और ट्रोपोनिन क्या करता है? ये ट्रोपोनिन मायोसिन के बंधन स्थल से जुड़ जाता है, यानी उसको रोक देता है। प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है।
कई एक लकी प्रोटीन जिससे मेरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। सिर को भारी मेरोमायोसिन यानी HMM हेवी मेरोमायोसिन और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी एवं आपस में एक नियत दूरी पर कोण पर ए तंतु पर बाहर की ओर उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा या क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपेज एंजाइम है, जिसे एटीपी के बंधन स्थल तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। चलिए ये भी फिगर से समझ लीजिए। तो मैं बता रहा था, देखिए ये है एक्टिन की संरचना और ये है मायोसिन की संरचना। ठीक है, जो मायोसिन होता है वह क्या होता है, मीरोमायोसिन का बना होता है। देखिए ये तंतु है, फिर ये तंतु है, इनको कहेंगे हम लोग मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन मिलकर क्या करता है, मायोसिन बनाता है। ये पूरी संरचना यहाँ से जो मोटी है इसे मायोसिन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक ये वाले यहाँ से यहाँ वाले ये पूंछ वाले भाग होते हैं और एक सिर वाले भाग होते हैं, जो उसमें देखा आपने, मैंने उधर टेक्स्ट में बताया था। ये जो सिर वाला भाग है, ये सिर वाले भाग हैं, इसी पर एटीपी योजी स्थल होते हैं, यानी एटीपेज एंजाइम का काम करता है। एक्टिन योजी स्थल होते हैं, इसे एक्टिन जोड़ता है। ठीक है, इसको शीर्ष कहते हैं और इस पूरी संरचना को कहते हैं क्रॉस भुजा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि, यानी पेशियों में जो संकुचन होता है वह किस प्रकार से होता है ये समझेंगे। ठीक है, चलिए पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। ठीक है, तो पेशियों का संकुचन कैसे होता है, तो जिस विधि द्वारा पेशियों का संकुचन होता है उसको क्या कहते हैं, सर्पी तंतु सिद्धांत। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो पतले तंतु होते हैं, वो मोटे तंतु के ऊपर सरक जाते हैं। पतले तंतु होते हैं वो मोटे तंतु के ऊपर सरक जाते हैं। जैसे ऐसे उदाहरण के तौर पर समझो, तो मान लीजिए कि एक मोटा तंतु ये है और दूसरा मोटा तंतु ये दो मोटे तंतु है। ठीक है, ये मोटा तंतु है, इसको मैं और थोड़ा मोटा करता हूँ, और एक दूसरा मोटा तंतु ये है। और सपोज करते हैं कि एक पतला तंतु ये है इधर, ये एक पतला तंतु है और ये एक पतला तंतु है। तो होता क्या है, ये वाला जो पतला तंतु है ये सरक करके इसके ऊपर मोटे वाले तंतु के ऊपर चढ़ जाता है। जो पतला वाला तंतु है वो सरक करके मोटा वाला तंतु के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे पेशियों में संकुचन होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रत्येक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इसके पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करता है। तो देखिए संकुचन का जो प्रारंभ होता है वो किसके द्वारा होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो जो केंद्रीय तंत्रिका कोशिका होती है वह मिलकर के और फिर पेशी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रेरक इकाई बनाते हैं। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका एक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत्य पट्टिका कहते हैं। मतलब जो पेशी रेशा है और तंत्रिका कोशिका की रेशा है, या फिर कहें जो तंत्रिका कोशिका है, वो दोनों मिल करके एक
पट्टिका जैसी संरचना बनाते हैं, चाहे फिर एक संधि स्थल बनाते हैं जहां पे जुड़ते हैं कौन कौन, पेशी रेशा तथा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का वास्तव में जो सिनॉप्स होता है वो जहां पे जुड़ते हैं उसको कहते हैं प्रेरक अंत्य पट्टिका। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है, जिसे एसिटिल कोलिन भी कहेंगे। तो पहुंचने से क्या होता है, तंत्रिका संचारी मुक्त होता है, जो सार्कोलोमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशीय रेशे पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तरों में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध कर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। ठीक है, तो जब संकेत प्राप्त होता है तब क्या होता है, सार्कोलोमा में क्रिया विभव उत्पन्न होगा, और क्रिया विभव उत्पन्न होने के बाद जो रेशी पेशियों के रेशे होते हैं वो फैल जाते हैं। फैलने से क्या होता है, कैल्शियम आयन मुक्त होता है, और वही कैल्शियम आयन जब उनकी स्तर में वृद्धि हो जाती है, यानी कैल्शियम आयन अधिक हो जाते हैं, तो जा करके एक्टिन तंतु पर जो ट्रोपोनिन थे, गोलाकार संरचना, ऐसे ऐसी जो संरचना थी मैंने दिखाया था, जो ट्रोपोनिन होते हैं उनसे बंध करके उनको वो जो ढके रहते हैं एक्टिन के सक्रिय स्थल को, उसको उससे सट करके, उससे चिपक करके, बंद करके उसको हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, सक्रिय स्थल खुल जाता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन सिस एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, और जब एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त होता है तब क्या होता है, मतलब ऊर्जा जो प्राप्त होती है, तो क्या होता है, मायोसिन के शीर्ष पर जो सक्रिय स्थान होता है वहां पे बंध कर सेतु जैसी संरचना बनाते हैं। इसको मैं फिगर के माध्यम से दिखाता हूं। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ई बैंड के केंद्र की तरफ खिसकते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींचती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, अर्थात संकुचित हो जाता है। ठीक है, अब इन चीजों को आप फिगर से समझिए। देखिए थोड़ा सा और देखिए, ये है एक्टिन तंतु। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये है, यहाँ से ये मायोसिन तंतु, जो मायोसिन तंतु में ऊपर जैसी ये वाली संरचना थी, इस पर एटीपी के द्वारा क्या होता है कि एटीपेज एंजाइम की सहायता से बंधन, सक्रिय बंधन स्थान खुल जाता है और एक्टिन तंतु जाकर के मायोसिन तंतु से जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद यह क्रॉस सेतु बनाता है। ठीक है, क्रॉस सेतु यानी ब्रिज जैसी संरचना बनाता है। फिर क्रॉस सेतु बनने के बाद यह मजबूती से बंधा होता है, जिससे इसमें क्या होता है, सरपन या घूर्णन हो सकता है, मतलब ये इससे इधर देखिए सरक रहा है, इसके बाद ही ये बंधा हुआ इधर सरक जाता है, जिससे छोटा हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, क्रॉस सेतु टूटता है तो ये छूट करके उससे अलग हो जाता है। फिर ये चक्र फिर चलता रहेगा, वही यहाँ पे बता रहा था। आगे देखते हैं। ऊपर चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई घट जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई जो की त्यों रहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जब भी संकुचन होता है उस समय केवल आई बैंडों की लंबाई घटती है, ए बैंड की नहीं। ठीक है, चित्र 24.5। आपको मैंने ये ए बैंड आई बैंड पिछले वाले वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले वाले वीडियो भी जरूर देखें। चलिए चित्र आगे भी देखेंगे। एटीपी और P2 मुक्त होकर मायोसिन विश्राम अवस्था में चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधने के क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर
पेशी की ओर संकुचन के लिए दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयन के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। तो यहाँ पे आपने फिगर में देखा है कि एक बार क्या हो रहा था, एक्टिन बंधा, ठीक है। क्यों बंधा? क्योंकि कैल्शियम आयन की सांद्रता ज्यादा हुई थी, और जिससे क्या हुआ, एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए, जुड़ करके ब्रिज जैसी संरचना बना लिए। फिर जब एटीपी अपघटित हो जाता है, कैल्शियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, कैल्शियम आयन कम हो जाता है, तो यह पुनः जा करके क्या करता है, एक्टिन के सक्रिय बंधन स्थल को ढक लेता है, उसको तोप देता है, ढक लेता है। इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में शिथिलन मतलब फैल जाते हैं। फिर विभिन्न रेशियों में पेशियों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर होता है। अब अलग अलग प्रकार की पेशियां हैं और उनकी प्रतिक्रिया अवधि भी अलग अलग होती है। प्रतिक्रिया अवधि अलग अलग होने का मतलब है कि वो तेजी से संकुचित हो सकती है, तेजी से शिथिलित हो सकती है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवायवीय विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान होती है। थकान यानी श्रांति। तो देखिए, आप देखे होंगे कई बार हम लोग पेशियों से, अपने अंगों से कई तरह के जब काम करते हैं, तो कार्य करने से जो अंग की पेशियां होती हैं, उन पेशियों में मौजूद जो ग्लाइकोजन होता है, उनमें अवायवीय विखंडन होने लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है, तो उनका अवायवीय विखंडन होता है, यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, और उस विखंडन से बनता है लैक्टिक अम्ल। और जहाँ पे लैक्टिक अम्ल बहुत बन जाता है, वहां पे हमें थकान महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। जो पेशी होते हैं, उनमें ऑक्सीजन को भंडारित करने के लिए एक लाल रंग का क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही पेशी में मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ठीक है। तो सभी पेशियों में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पेशियों में जो मायोग्लोबिन होता है ना, इनकी सांद्रता अधिक होती है, यानी बहुत अधिक होता है, और ये जितने अधिक होते हैं, पेशियों का रंग उतना ही लाल हो जाता है। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उसमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग करती है। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं। तो जो लाल पेशियां होती है ना, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो एटीपी के निर्माण कर सकते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके। ठीक है। और इस तरह की जो पेशियां हैं, उन्हें वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वे हल्के रंग के अथवा श्वेत प्रतीत होते हैं। ये श्वेत पेशियां हैं। ठीक है। तो जिसमें मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होगी, वो श्वेत दिखाई देती, और उन्हें श्वेत पेशियां कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्प संख्या होती है, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है। ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब जिसमें जो श्वेत पेशियां हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है। भले ही माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो, लेकिन जो पेशी द्रव्य जालिका है, उसकी संख्या अधिक होती है। ठीक है। यह है फिगर 20.5 जो आपको मैं दिखाने के लिए बोल रहा था। तो यहां से आप देखिए। ठीक है। ये देखिए, ये है आई बैंड और ये है ए बैंड। जब शिथिलन हो, पहले संकुचन देखते हैं, क्योंकि मैंने जब संकुचित बताया था। जब संकुचन होता है, तब देखिए ये आई बैंड क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। देखिए, ये आई बैंड क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, एकदम सट गए हैं। लेकिन जब शिथिलन होता है, तो आई बैंड पूरे फैल जाते हैं। देखो यहाँ पे आई बैंड यहाँ तक है, यहाँ पे आई बैंड बिल्कुल सिकुड़ गया है। और जब और अधिक संकुचन होता है, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, पूरा संकुचन हो जाता है। और ये देखिए, एक पेशी के ऊपर दूसरे पेशी चढ़ गए हैं। संकुचन में क्या हुआ है,
एक पेशी के ऊपर दूसरे पेशी चढ़ गए, देखिए एक पेशी है, इस पर दूसरा पेशी चढ़ गया, ठीक है। जबकि शिथिलन में क्या होता है, ये पेशियां अलग अलग हो जाती है और ये बैंड पूरा फैल जाता है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंकाल तंत्र के बारे में। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।